देखो, जब एक बंदा रीजन देता है और दूसरा बंदा उसकी रीजन पर अपनी रीजन चढ़ाकर एक काउंटर रीजनिंग देता है, तो इस बात में कहीं गलत नहीं है। दिक्कत तब आ जाती है जब दूसरा बंदा स्टबर्न हो जाता है और उस बंदे की रीजन को एक्सेप्ट नहीं करता है। और इससे भी बड़ी दिक्कत तब आ जाती है जब क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर उठता है कि तुम किसे सपोर्ट करोगे, क्योंकि यहां बात सच और झूठ की नहीं है, ना ही बात गलत और सही की है। यहां बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे परसेप्शन की है, या फिर यूं कहो तो तुम्हारे देखने के नजरिए की है। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधा मुद्दे पे। खैर, अगर हम लोग सबसे पहले न्यूज की बात करें तो वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की तुम करंट सिचुएशन समझने की कोशिश करो ना, तो वो बहुत अजीब तरीके से अनसेटल्ड वाली कहानी है। अब देखो, ऐसे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत स्टेबल सिचुएशन में रहना पसंद करती है, बट अभी क्योंकि ओनरशिप का इतना मसला चल रहा है और खासकर कुछ प्लेयर्स को उनको बेचना है और कुछ नए प्लेयर्स को साइन करना है, तो इतनी ज्यादा मगज के कारण मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत डमाडोल स्थिति में चल रही है अभी के टाइम में। और अगर यूं कहो तो बहुत बड़े मझधार में फंसी हुई है। खैर, अगर हम लोग ओनरशिप की कहानी की बात करें तो देखो, तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही इस चीज से लिंकअप हो चुके हो कि क्या कहानी चल रही है। अब अगर तुम करंट सिचुएशन की बात करो तो करंट सिचुएशन कहीं बहुत ज्यादा ही चेंजिंग नहीं है, वहीं की वहीं अटकी हुई है। अभी भी शेख जसीम बिन नंबर 1 फ्रंट रनर्स हैं साइन करने के लिए एज ए न्यू ओनर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट द थिंग इज, ट्रांसफर मार्केट में कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती है। अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा होती है कि अभी एक पल कुछ ऐसा है और अगले ही पल कुछ और चेंजेस आ जाएंगे। तो यही चीज सबसे ज्यादा हेडेक देने वाली होती है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि अगले सेंस में होना क्या है। और यही चीज है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को सबसे ज्यादा अभी परेशान कर रही है। जस्ट बिकॉज शेख जसीम नंबर 1 फ्रंट रनर्स हैं, ये चीज तुम कहीं से मत मानकर चलना कि वही ओनरशिप बनेंगे और ग्लेजर्स उन्हीं को देना पसंद करेंगे। ग्लेजर्स को अगर लगेगी जिम रैटक्लिफ की जो ऑफर है टेबल पर वो बेटर है, तो वो जिम रैटक्लिफ को ही दे देंगे। तो ऐसा मत समझना कि शेख जसीम बिन अभी नंबर 1 फ्रंट रनर्स हैं। भले ही उनकी कंपनी खुल गई हो वहां यूके में, या भले ही वैसा कुछ जो भी कहानी है पर्दे के पीछे वो हो रहा हो, बट द थिंग इज, ओनरशिप के मैटर को लेकर ऐसी चीजें होती रहती हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप के कारण खुली हैं और बंद हुई हैं। तो ऐसा मत समझना कि कोई भी चीज अगर हो गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फेवर में या फिर उनके ही फेवर में काम करेगी। बट द थिंग इज, मैटर उतना बड़ा है भी नहीं ये वाला, जितना बड़ा एक्चुअली प्लेयर्स को बेचने और साइन करने के बारे में। अब देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक चीज तो तुम्हें समझनी पड़ेगी कि ये प्लेयर्स को बेचकर बहुत ज्यादा घाटा अभी झेलने वाले हैं, क्योंकि जो भी प्लेयर्स हमारे पास हैं, जस्ट बिकॉज उनको बेचना है, जस्ट बिकॉज वो बड़े नाम हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े दाम में भी बिकेंगे। अब जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हैं हैरी मैगवायर का। हैरी मैगवायर को हमें बेचना है, बट द थिंग इज, कौन सी क्लब हैरी मैगवायर को 80-90 मिलियन या 100 मिलियन पे खरीदना चाहेगी? सबसे बड़े गधे होंगे वो जो अभी 80 मिलियन देंगे हैरी मैगवायर के लिए। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और हैरी मैगवायर को अगर साइन करने की बात है भी ना, तो कोई भी 20-25 मिलियन से ज्यादा अभी नहीं देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस, उसकी जो स्टैट्स हैं, उसकी जो पर्सनल मिस्टेक्स हैं, उसके कारण। और हैरी मैगवायर भले ही बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो क्लब के लिए कोई बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट करके नहीं लेकर आता है। और यही चीज़ है कि उसे कोई भी बहुत बड़े दाम में नहीं खरीदना चाहेगा। बट द थिंग इज, जो सबसे बड़ी जो अभी नाम है जिनको मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा सा रिप्लेस करने के बारे में सोच रही है, वो है डेविड डेया की। अब एक चीज़ समझो कि डेविड डेया की कहानी बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ वाली कहानी है। देखो, डेविड डेया को भले ही मैनचेस्टर यूनाइटेड सोच रही है कि वो एक अच्छे गोलकीपर हैं, अच्छे शॉट स्टॉपर हैं, बहुत अच्छा, उन्होंने गोल्डन ग्लव भी जीत लिया, बट द थिंग इज, क्या डेविड डेया मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए लॉन्ग टर्म ऑप्शन है? जो कि सीधा सीधा सा आंसर है नहीं। तो क्यों ऐसा है कि अगर डेविड डेया हमारे लिए लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड डेविड डेया को रखना चाहती है? अब देखो, अब तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से देखो तो ऑप्शन बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन ये साले कंजूस हैं। दूसरी चीज, अगर तुम डेविड डेया के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो बंदा चाहता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, भैया मेरे को लॉन्ग टर्म दे दो, कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं यहीं रुक जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी ये समझो, अब एरिक टेन हैग के पर्सपेक्टिव से ये चीज समझो कि कहानी क्या है। एरिक टेन हैग भले ही उसने ये चीज कह दी है इंटरव्यू में, बहुत समय तक कही है उसने इंटरव्यू में कि डेविड डेया एक अच्छा शॉट स्टॉपर है और डेविड डेया एक ऑप्शन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और वो नहीं चाहते हैं डेविड डेया को बेचने का। बट द थिंग इज, वो ये भी बोलता है कि डेविड डेया उसके लिए नंबर 1 गोलकीपर ऑप्शन नहीं है। तो ये पूरी स्टेटमेंट एक चीज तो कंफर्म कर देती है कि डेविड डेया का फ्यूचर बहुत ज्यादा अनसर्टेन है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। अब थोड़ी सी तुम न्यूज की बात करोगे तो डेविड डेया डेफिनेटली
तुम्हें बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में दिखेगा कि डेविड डेया ने डिसीजन कर लिया है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर जा रहा है, या ये है या वो है। अभी रियलिटी ये समझो कि अभी कोई भी डिसीजन डेविड डेया की तरफ से नहीं आई है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं करी है। हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये चीज़ जरूर कंफर्म कर दी है कि वो आंद्रे ओनाना के पीछे जाएंगे। अब जाएंगे वाली कहानी ये कितनी ज़्यादा दिल पर लेते हैं और जाते हैं एक्चुअली, ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बात होगी। अब इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के सेकंड अपडेट पर, जो कि है रियल मैड्रिड से। और रियल मैड्रिड ने जोसेलू की साइनिंग एस्पानियोल से कंफर्म कर दी है, और ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारी जो एक 9 नंबर की पोजीशन है उसको, उस वैकेंट प्लेस को भरने के लिए। अब देखो, तुम मुझसे जरूर क्वेश्चन ये पूछोगे कि स्वैगी यार, हम लोग एस्पानियोल के स्ट्राइकर जोसेलू को साइन करने के बाद इतना ज़्यादा क्यों उछले? क्योंकि वो बंदा भले ही बहुत अच्छा है, भले ही उसने 14-15 गोल्स मार दिए हो, बट द थिंग इज, क्या जोसेलू हमारे लिए ऑप्शन सही में है उस 9 नंबर पर? मेरा आंसर होगा नहीं। अब देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि जोसेलू परमानेंट ऑप्शन नहीं है बट उस 9 नंबर पोजीशन के लिए, बट जोसेलू हमारे लिए बैकअप स्ट्राइकर तो हो सकता है ना। जोसेलू हमारे लिए बैकअप या शैडो स्ट्राइकर या फिर बेंच से उठकर तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये तो चीज़ है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ में हमारे पास 9 नंबर का ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। मारियानो डियाज था, मारियानो डियाज तुमने देख लिया मारियानो डियाज कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। द थिंग इज, हमारे पास एक ऐसा बैकअप स्ट्राइकर चाहिए था जो भले ही 50-60 मिनट 70 मिनट में बेंच से उठकर आए और एक्चुअली एक तगड़ा परफॉर्मेंस दे सके बिल्डअप में, चाहे वो गोल स्कोर करना हो, चाहे वो विनीशियस के साथ, रोड्रिगो के साथ एक अच्छा मिलाप बनाकर खेलना हो। जोसेलू उसमें बहुत ज़्यादा माहिर है। अब तुम उसके स्टैट्स भी उठाकर देख लोगे पिछले सीजन के, तो 14-15 गोल्स किसी एक स्ट्राइकर के लिए कम नहीं होते हैं भाई एक सीजन में, ठीक ठाक हैं वो स्टैट्स। तो ऐसे में जोसेलू का साइन होना रियल मैड्रिड के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी बेंच स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारे पास अच्छे प्लेयर्स ऑन फील्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बेंच स्ट्रेंथ के बारे में नहीं सोचना है। मैनचेस्टर सिटी इसलिए जीती ट्रेबल क्योंकि उनकी बेंच स्ट्रेंथ उनके मेन टीम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये चीज़ मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखी है। अब इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के थर्ड अपडेट पर, जो कि है ब्लॉकबस्टर पीएसजी और नागल्समैन की कहानी, स्टोरी लाइन एंड। देखो, अब तुम्हें एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि पीएसजी पिछले कुछ दिनों से नागल्समैन के पीछे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और मतलब कहानी यहाँ तक आ चुकी थी कि नागल्समैन ने पीएसजी में बता दिया था कि वो अब किस समय से वो उस पोस्ट को संभालेगा, और उसने एक्चुअली अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बता दिए थे और अपने टारगेट प्लेयर्स भी बता रखे थे पीएसजी को कि वो इसको साइन करे। बट कहानी इतनी ज़्यादा क्या गड़बड़ा गई कि आखिर बिल्कुल जो मतलब कल परसों तक ये न्यूज़ आ रही थी कि नागल्समैन बन सकते हैं पीएसजी को, और कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है, और बस थोड़े से बस कुछ पेपर वर्क होने हैं और बस नागल्समैन हो गए पीएसजी के मैनेजर। बट सिचुएशन इतनी क्या डगमगा गई कि एक ही दिन में ऐसी न्यूज़ आने लगी कि पीएसजी ने नागल्समैन के पीछे जाना ही छोड़ दिया, और नागल्समैन ने भी खुद ये बोल दिया कि पीएसजी वो साइन नहीं करेंगे। अब देखो, तुम पीएसजी के पूरे स्ट्रक्चर को दिमाग में रखकर चलोगे ना, तो पीएसजी एक चीज़ मानती है कि क्लब में 70% से उनके ओनर्स का और लुइस कैंपोस का होना चाहिए, और बाकी का 30% से होना चाहिए जो क्लब का मैनेजर है उसका। नागल्समैन ठीक इसका उल्टा है, उसको वो चाहता है कि 70% से उसका हो, 30% से, 70% भी नहीं यार, 90% से उसका हो, 10% से सिर्फ और सिर्फ ओनर्स का हो। मतलब अगर तुमने मैनेजर को उसकी पोजीशन पर हैंडल करा दिया है तो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ दो कि वो किस बंदे को चाहता है, किस बंदे को लाना चाहता है, किस बंदे को बाहर भेजना चाहता है, किस बंदे को वापस लाना चाहता है उस क्लब में। द थिंग इज, मैनेजर को पूरा कंट्रोल चाहिए होता है, और नागल्समैन एक ऐसा मैनेजर है जिसको पूरा क्लब का कंट्रोल चाहिए होता है। तो ऐसे में अब ऐसी बड़ी ईगो को, अपने खुद के बहुत ही बड़ी ईगो पर ओवरलैप करना बहुत बुरा डिसीजन हो जाता है पीएसजी के लिए, और हमें बहुत बड़ा एटम बम देखने को मिलता है। खैर, हमारे लिए एटम बम नहीं आइटम बम होता, लेकिन कहानी पूरी ये समझो कि नागल्समैन को पीएसजी की जो आइडियोलॉजी है वो पसंद नहीं आई, और उसके फ्यूचरिस्टिक प्लान सही नहीं लगे। अब देखो, इतने सारे मैनेजर से तुमने बात करा, मतलब लिटरली तुम्हारी लिस्ट में जोसे मरीनो था, पोस्टेकोग्लू था, नागल्समैन था, लुइस एनरिके था, इतने बड़े बड़े नाम थे, जिनेदिन जिदान था, तुम इतने बड़े बड़े नाम थे, लेकिन किसी को भी तुम्हारे फ्यूचरिस्टिक प्लान समझ में नहीं आ रहे हैं और नहीं उसके पल्ले पड़ रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ मैनेजर में नहीं है, दिक्कत तुम्हारे फ्यूचरिस्टिक प्लान्स में है। उसको सुधारने की ट्राई करो,
एक अच्छा मैनेजर साइन खुद ब खुद हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है पीएसजी और नागल्समैन की पूरी स्टोरी लाइन की। तो अब अगर तुम पीएसजी के पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्होंने बस 2 ही नाम कंसीडर कर दिए हैं, दूसरा नाम अभी फिक्स नहीं है, पर पहला नाम लुइस एनरिके डेफिनेटली नंबर 1 टारगेट है पीएसजी के लिए। अब आगे क्या होता है, पीएसजी की पूरी क्या घटना घटती है, देखो एक चीज़ तो वैसे ही वो एम्बापे की कहानी को लेकर परेशान है, और दूसरा लास्ट टाइम पर नगल्समैन का धक्का मारना वो अलग से इनके ऊपर एक अलग बजर बन के गिरा है। खैर इसके बारे में हम लोग और टाइम में आके चर्चा करते रहेंगे। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स अ बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।